पिछले वाले क्लास में हम लोग जो अपने स्क्रीन पे पढ़े थे उस पे हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिए थे, प्लस हम लोग ये भी जाने थे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया और प्रोटॉन का खोज किसने किया। हालांकि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल हमारे होते हैं। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल बोले या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल बोले, ठीक है ना, या फिर सिंपली एटॉमिक पार्टिकल बोले, तो इन तीनों का मतलब सेम ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो फंडामेंटल पार्टिकल बोले, सब एटॉमिक पार्टिकल बोले या फिर सिंपली एटॉमिक पार्टिकल बोले, तो तीनों का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि है 3 चीज, लेकिन पिछले वाले क्लास तक हम लोग अभी फिलहाल 2 ही चीज के बारे में जान चुके हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ए गोल्डस्टीन ने किया था, है ना। तो ये हम लोग जान चुके हैं। प्लस इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास +1 चार्ज होता है। इतना तो जान चुके हैं हम लोग। हाँ, दोनों आयन है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है दोनों, है ना। उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि बहुत कम है वो मास, इतना कम है कि हम लोग सिंपली कह देते हैं कि इसके पास अपना मास है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास अपना मास नहीं है, उसके पास मास है अपना, लेकिन बहुत कम है। इसलिए हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, नेग्लिजिबल। उसी प्रकार से प्रोटॉन का जो मास है वो या तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट है। 1 यूनिट समझ में नहीं आ रहा है सर क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कह दो कि इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा मास है प्रोटॉन का। इसके बावजूद भी इतना छोटा है कि आप उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा है वो। तो ये हम लोग तमाम चीजें जान चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं था किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक आपके बुक का। टॉपिक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उस टॉपिक के अंदर, हालांकि मेन टॉपिक हमारा ये है, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है आपका थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का है, उसके बाद फिर और आगे ऐसा मिलता चलेगा। तो इसके बारे में हम लोग अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर क्या है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ाए थे, याद कीजिए, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन जी ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि किसी भी मैटर का एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको कि और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, याद है। हालांकि 4-5 पॉइंट था डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में, 4-5 पॉइंट था, हम लोग उसको पढ़े भी थे। लेकिन 4-5 पॉइंट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि डाल्टन जी ने ये कहा था कि किसी भी मैटर का जो छोटा सबसे पार्टिकल है वो हमारा एटम है, और वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप उसको चाह के भी और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब यही था, है ना। लेकिन जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बाद में जाके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि डाल्टन साहब ने जो कहा था वो गलत कहा था। इसका मतलब तो यही हुआ और यही चीज है। इस चैप्टर में आपको 2-3 साइंटिस्ट के बारे में ऐसा आपको अभी मिलेगा जिन्होंने ये कहा, उनका कहा हुआ गलत साबित हो गया। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने एटम के बारे में कुछ कहा, वो गलत साबित हो गए। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने एटम के बारे में कुछ कहा, फिर वो भी गलत हो गए। इस प्रकार से 2-3 साइंटिस्ट के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने जो कुछ समझा उन्होंने एटम के बारे में लिख दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, साइंस में तरक्की हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे एटम के बारे में और ज्यादा खोज किया गया, तो जो पहले वाला थ्योरी था वो धीरे धीरे गलत साबित होता चला गया। जैसे हम लोग पहले क्या मानते थे? हम लोग पहले ये मानते थे कि पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है जिसपे कि आदमी जीवित रह सकता है। लेकिन हम लोगों का ये सोच क्या हो गया? गलत हो गया। आज हम लोग मून पे भी जाके रह सकते हैं, हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन रह सकते हैं ना, खोज इसके ऊपर चल रहा है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के फील्ड में और खास करके इस चैप्टर में आपको 2-3 साइंटिस्ट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एटम के बारे में अपना कुछ थ्योरी दिया, बाद में उस थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया। फिर उन्होंने जो थ्योरी दिया अगले वाले साइंटिस्ट ने उनको गलत साबित कर दिया। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइंस में तरक्की हुआ, इसमें डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे एटम के बारे में हम लोग और ज्यादा गहराई से जानते चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो डाल्टन जी ने कहा था कि एटम
सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था इंडिविजुअल, है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या जान चुके हैं, हम लोग ये जान चुके हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज कर दिया। इस वजह से डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी गलत साबित हो गया, ठीक है ना। यही चीज हम आपको समझाना चाहते थे। अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजुअल। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में यही चीज लिखा हुआ था कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक और वर्ड उसमें लिखा हुआ होगा इनडिस्ट्रक्टिबल, है ना, ये भी वर्ड उसमें लिखा हुआ होगा, लेकिन इतना अभी आप समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो डाल्टन जी का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने कहा था कि किसी मैटर का एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको कि आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ये किनका थ्योरी है, डाल्टन्स का है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ देखो, बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा इस बात को, बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम लीड, यहां पे एलईडी होगा, ठीक है ना, एलईडी, लीड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बाद में हमारे सामने आते हैं जे थॉमसन, उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। उसके बाद फिर उसके पहले इलेक्ट्रॉन के पहले खोज हुआ था प्रोटॉन का, याद रखिएगा इस बात को, आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पहले खोज हो चुका था प्रोटॉन का। ये हम अपने स्क्रीन पे पढ़ा भी चुके हैं, नोट्स आपको देंगे तो उसमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाद में आते हैं हमारे, सबसे पहले तो वही आए ई गोल्डस्टीन जिन्होंने प्रोटॉन का खोज कर दिया एटम के अंदर। उसके बाद फिर आए जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज करने के वजह से डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी आज गलत साबित हो गया, और ये बिल्कुल सही भी है। यानी कि डाल्टन जी ने जो कहा था उनके समय में वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय पे जो उनके पास टेक्नोलॉजी था, जो उनके पास ज्ञान था, उन्होंने उतना किया, ठीक है। तो एक समय यदि इस तरीके से कहा जाए तो जब डाल्टन जी जिंदा होंगे, उस समय जो उन्होंने रिसर्च किया उस समय के जमाने के लिए तो वो बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। लोग तो मानते होंगे कि हाँ डाल्टन जी ने जो थ्योरी दिया वो बिल्कुल सही है, और उस समय के लिए वो बिल्कुल सही भी था, है कि नहीं। लेकिन बाद में खोजा गया तो वो गलत साबित हो गया। जैसे सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आज हमारे पास हाँ, जैसे आज यदि हम ये कह दें कि जैसा उसमें आप देखें ना डोरेमोन वाले कार्टून में, वो टाइम मशीन में बैठता है और किसी भी सदी में चला जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि आज कह दे कि टाइम मशीन जैसा कुछ नहीं होता, है ना। जैसे यदि हम अभी कह दे कि टाइम मशीन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद कोई एक ऐसा लड़का जिंदा पैदा ले जो कि ये चीज साबित करके दिखा दे, तो मेरा बात क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अभी के समय के लिए मेरा बात क्या है, बिल्कुल सही है कि भाई टाइम मशीन जैसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा बच्चा निकल जाए जो कि टाइम मशीन का खोज कर दे, तो मेरा बात अभी के लिए फिलहाल सही है, लेकिन आने वाले समय में मेरा बात गलत हो जाएगा साबित। उसी प्रकार से डाल्टन जी के साथ हुआ, उन्होंने जो अपने समय में दिया उनके लिए वो बिल्कुल सटीक था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ वैसे वैसे उनका जो थ्योरी था वो धीरे धीरे गलत साबित होता चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे उन्होंने कहा था कि एटम इंडिविजुअल है, यानी कि उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन आज हम लोग एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्या इसको आप घर में ब्रेक कर सकते हैं, घर में नहीं, कभी नहीं, इसके लिए लेबोरेटरी होता है। उसके बाद फिर जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन हु प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। केमिस्ट्री की दुनिया में जे थॉमसन जी एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है वो हमको उन्होंने दिया, सबसे पहला साइंटिस्ट। याद रखिएगा इस बात को कि केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे पहला इंसान यदि कोई हुआ जिन्होंने कि एटम का स्ट्रक्चर हमको बना के दिया तो वो था जे थॉमसन, और वो स्ट्रक्चर आपका ये वाला है। इसको भी हम लोग समझेंगे गहराई से, इस अभी अधूरा है फिलहाल, इसमें हम लिखेंगे अभी बहुत कुछ, तो उसको समझिएगा ध्यान से। अब आ जाते हैं कि आखिर जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था एटम का, वो क्या कहता है ना, उसके बारे में जरा देखिए। उसको अभी मत देखना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, वो अभी अधूरा है। देखो क्या लिखा हुआ है, जे थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ वाटरमेलन। अच्छा, आपके बुक में ना यहाँ पे क्रिसमस पुडिंग लिखा हुआ होगा, एक वर्ड होगा शायद, देखिए, हाँ क्रिसमस पुडिंग,
क्रिसमस पुडिंग के जैसा ही समझेगा ध्यान से, जे थॉमसन ने कहा कि एटम जो है ना वो उसी प्रकार का है जिस प्रकार से क्रिसमस पुडिंग होता है। अब क्रिसमस पुडिंग क्या है मालूम है? नहीं मालूम है, इसीलिए हम जानबूझ के वो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए। हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए हैं एक वर्ड वाटरमेलन। वाटरमेलन भी आपके बुक में जिक्र किया गया है। तो वर्ड से घबराना नहीं है, समझना है। क्रिसमस पुडिंग लिखने का लिख सकते थे हम यहाँ पे, समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा, है ना। तो क्रिसमस पुडिंग के जगह पे आप वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेके भी जे थॉमसन का जो मॉडल है एटम का वो आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जे थॉमसन ने कहा कि देखो एटम बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिस प्रकार से आपका वाटरमेलन यानी कि तरबूज दिखता है। कुछ समझ में नहीं आया, है ना। चलो और इसके बारे में और गहराई से जानते हैं क्या है। द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना तो हम समझाएंगे ही। तो क्या लिखा हुआ है, द पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। अब जरा देखिए ध्यान से, गर्मी का सीजन आ रहा है, उसमें आप देखेंगे या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाली, है ना, जिसको हम लोग खाते हैं, लाल वाला हिस्सा, तो लाल वाले पूरे हिस्से को जे थॉमसन ने कहा कि ये जो है ना वो प्रोटॉन है। अच्छा अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यही आपका तरबूज है। सपोज कीजिए कि आपका तरबूज है और ये जो आपका पूरा लाल दिखता है, बीच में आपका सीड भी होता है, बीज भी होता है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन जो पूरा वाला लाल वाला हिस्सा है ना, ये पूरे लाल वाले हिस्से को उन्होंने कह दिया कि ये प्रोटॉन है। ठीक है, पहला तो डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। वाइल द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, वाइल द नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। तो जे थॉमसन जी ने हमको ये कहा कि देखो वाटरमेलन का जो ये लाल वाला पूरा हिस्सा है वो प्रोटॉन है। तो आप इसको लिखते हुए भी चलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये लाल वाला हिस्सा क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर आप देखते हैं कि बीज भी होता है, सीड काला काला होता है ना, काला नहीं होता है, वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कह सकते हैं आप, है ना। पूरा काला तो नहीं होता लेकिन बहुत डार्क ब्राउन होता है। तो कुछ इस प्रकार का सीड होता है कि नहीं, इस प्रकार का तरबूज में डार्क ब्राउन एकदम सीड भी होता है। चलो इतना काफी है। और ये जो सीड है ना, इस सीड को उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है। अब बात समझ में आ रही है। तो ये जो थ्योरी दिया गया है ये दिया गया है जे थॉमसन जी के द्वारा, और ये रेड वाला सॉरी ब्लैक वाला हिस्सा आपका इलेक्ट्रॉन है। यहां तक में कोई डाउट किसी को, बात समझ में आ रही है। तो वाटरमेलन में जो भी लाल वाला हिस्सा है वो प्रोटॉन कहा उन्होंने, और उसके अंदर जो सीड जैसा आपको दिखता है छोटा छोटा बीज, वो उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। कोई डाउट इसमें? रेड वाला हिस्सा प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और वो बीज वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट इसमें समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये चीज आपको समझना था, और ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका वाटरमेलन का है। वाटरमेलन, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट, उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया ना, उन्होंने खास तौर पे दो बात हम लोगों को कहा, दो बात उन्होंने हम लोगों को कहा। क्या है देखो जरा, सबसे पहले ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। स्फीयर का मतलब ये पूरा लाल वाला हिस्सा, उनको उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज कहा, विथ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, जिसमें से नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब उसमें धंसा हुआ है। ये पहला बात उन्होंने कहा। हाँ, जैसे सीड, तरबूज में सीड क्या होता है, धंसा हुआ रहता है बीच में, है ना। उसी प्रकार का ये हमारा पहला वाला टॉपिक है, सॉरी पहला वाला पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जो रेड कलर का स्फीयर आपको दिख रहा है ना, रेड वाला पार्ट, वो आपका
पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो प्रोटॉन है पूरा, और उसके अंदर जो एम्बेडेड सीड है, जो बीज है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये पहला उसका पॉइंट था। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि -1 चार्ज है तो प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है। बस चार्ज का फर्क है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों में एक एक है, -1 और +1, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हुआ, सेम हुआ। यह बात समझ में आ गया। आगे इसको फिर आप कनेक्ट कीजिएगा, ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी के वजह से एटम जो है ना वो न्यूट्रल रहता है। क्यों न्यूट्रल रहता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एक, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है एक, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देता है, जिस वजह से एटम न्यूट्रल रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, स्टेबल रहता है, और जरा सा भी उछल पुछल नहीं करता है। बात समझ में आ रही है। आगे फिर बढ़ते हैं। उसके बाद इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जरा बताइए कि नेगेटिव चार्ज भी 1 है, पॉजिटिव चार्ज भी 1 है, तो क्या इसके पास ओवरऑल कुछ चार्ज बचा? कुछ नहीं बचा। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, जिस वजह से एटम आपको हमेशा स्टेबल दिखाई देगा, हमेशा शांत दिखाई देगा। न्यूट्रल इसके लिए वर्ड अच्छा सा है, न्यूट्रल। कोई डाउट है इसमें? बात समझ में आई है? तो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम बिल्कुल आपका जे थॉमसन जी के द्वारा दिया गया है। हालांकि उसमें क्रिसमस पुडिंग का भी बात हुआ है, नहीं क्रिसमस पुडिंग लिखने का मन कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वाटरमेलन का एग्जांपल लेके ये डायग्राम लिख के आप समझा सकते हो। और ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जे थॉमसन जी का। तो अब याद रखिएगा इस बात को कि डाल्टन जी ने जो थ्योरी दिया एटम को लेकर, उनको गलत साबित कर दिया किसने? जे थॉमसन ने साबित कर दिया गलत। अब जे थॉमसन ने जो थ्योरी दिया, इनको साबित कर देगा गलत कौन? आगे आने वाला साइंटिस्ट। उन्होंने वो जो थ्योरी देंगे उसको गलत साबित कर देगा आगे वाला साइंटिस्ट। तो ऐसा जो है ना गलत साबित करने का तरीका, यानी कि गलत साबित करने का सिलसिला लगातार केमिस्ट्री के दुनिया में 3-4 बार चलता रहा और आखिरकार लास्ट स्टेज पे हम लोग पहुंच ही गए, जहां पे हमको पूरा एक संपूर्ण, एक पूरा कंप्लीट नॉलेज हमको मिल गया एटम के बारे में। ये चीज आपको इस बुक के थोड़ा सा आखिरी में दिया हुआ है, आखिरी में नहीं, थोड़ा सा बीच में है, उसको भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। लेकिन 2-3 साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन तो कम से कम दिया है कि नहीं, तभी हम लोग आज एटम के बारे में पूरा जानते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, इसके लिए इस चीज के लिए हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम समझाना चाहते हैं कि एटम न्यूट्रल कैसे रहता है ना, इसके बारे में समझिए ध्यान से। कल हम इस चीज को स्क्रीन पे ही बताए थे, एक बार फिर से बताते हैं क्या है इसमें। देखिए, जैसे लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। नॉन लिविंग थिंग्स का एटम होता है। जैसे यदि हम शांत यहाँ पे खड़े हैं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे भी शांत खड़े हैं, हम शांत भी खड़े रहेंगे ना, फिर भी हमारा जो ये हार्ट है आगे पीछे वाइब्रेट करता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलता रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या हमारा बॉडी स्टेबल है? स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि हम एग्जांपल ले लें, चलिए एग्जांपल लेते हैं इस पेपर वेट का। ये पेपर वेट नॉन लिविंग थिंग्स है, तो किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा। और एटम के बीच अंदर 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जरा बताओ, यदि हम इसको अपने हाथ पे रख रहे हैं तो ये बिल्कुल शांत है, इसमें जरा सा भी मूवमेंट नहीं है। इसलिए मूवमेंट नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी एक है और नेगेटिव चार्ज भी एक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप कितना भी कोशिश कर लेते अपने हाथ पे इसको रखने का, ये हाथ पे नहीं रहता, ये हमेशा उछलता रहता, वाइब्रेट करता रहता, और आप इसको रखते ऑटोमेटिकली ये नीचे घड़क के नीचे गिर जाता। तो इस दुनिया में जरा सोचो, यदि हर चीज अपने आप वाइब्रेट करता, एटम स्टेबल नहीं रहता, तो क्या हर चीज आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। इस क्लास में बुक है, कैमरा स्टैंड है, इतना सारा कॉपी किताब है, टेबल बेंच है, हर चीज अपने आप में वाइब्रेट करता यदि एटम स्टेबल नहीं रहता तो।
लेकिन स्टेबल है इस वजह से हर चीज आपको शांत दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है। लेकिन क्या वो चीज हमारे बॉडी के साथ है? नहीं, हमारे बॉडी के साथ वैसा नहीं है। आप सोए भी रहते हैं ना, तो आपका बॉडी मूवमेंट में रहता है, सांस लेते हैं कि नहीं, वही चीज है। इसीलिए ये दुनिया, मतलब ये जो नेचर है ना, बड़ा खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। समझ गए बात को? तो ये हमारा फिलहाल जे थॉमसन का जो मॉडल था एटम को लेकर, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, और इनके थ्योरी को भी आगे आने वाला जो साइंटिस्ट है वो गलत साबित कर देंगे। ठीक है ना? वो कौन होंगे? वो होंगे रदरफोर्ड। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है अपने कॉपी में इसका लगातार नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो स्क्रीन पे और बोर्ड पे दोनों जगह पे हम लोग नोट्स लिखते रहेंगे, तो वो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके बनाते रहिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।